अरविंद्रास क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी भारत की कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम प्राचीन भारत में विज्ञान, चिकित्सा और गणित पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हम अक्सर भारत को, आप जानते हैं, दर्शन और अध्यात्म की भूमि के रूप में देखते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही चिकित्सा से लेकर खगोल विज्ञान तक में वो ऊंचाइयां हासिल कर ली थीं जो आज भी दुनिया को हैरान करती हैं। सही कहा। और ये कहानी है दैवीय ज्ञान से तार्किक और वैज्ञानिक सोच तक के सफर की, एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा। तो चलिए इसी यात्रा पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं चिकित्सा से। वैदिक काल में ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य और बीमारी को देवताओं से जोड़ा जाता था। हाँ बिल्कुल, जैसे अश्विनी कुमार जिन्हें देवताओं का वैद्य मतलब फिजिशियन माना जाता था, और धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता थे। तो ये एक तरह का क्या कहते हैं डिवाइन सैंक्शन था जी, एक ईश्वरीय आशीर्वाद कि आपका इलाज ईश्वर की देखरेख में हो रहा है। एग्जैक्टली, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और इसके बाद आता है अथर्ववेद का समय, जहां बीमारियों के इलाज के लिए जादुई मंत्रों मतलब मैजिकल स्पेल्स का उल्लेख मिलता है। ये विश्वास पर आधारित चिकित्सा थी। तो मतलब इलाज पहले पूरी तरह आस्था पर टिका था, लेकिन फिर वो बड़ा बदलाव कब आया जब किसी ने ये सोचना शुरू किया कि शायद बीमारी की वजह कोई बुरी आत्मा नहीं बल्कि शरीर के अंदर की कोई गड़बड़ी है? वही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये बदलाव आया लगभग 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच। आत्रेय और अग्निवेश जैसे विद्वानों ने आयुर्वेद के सिद्धांतों की नींव रखी। अच्छा, उन्होंने कहा कि शरीर त्रिदोष वात, पित्त और कफ के संतुलन पर चलता है, और जब ये संतुलन बिगड़ता है तो इंसान बीमार पड़ता है। ये तो एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था उस समय के लिए। बिल्कुल, पहली बार बीमारी को एक दैवीय प्रकोप से हटाकर एक फिजिकल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पर देखा गया। मतलब अब इलाज के लिए मंत्रों की नहीं, शरीर की समझ की जरूरत थी। और इसी सोच ने तक्षशिला और वाराणसी जैसे शहरों को मेडिकल एजुकेशन के बड़े सेंटर्स में बदल दिया होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ अब जादू नहीं बल्कि तर्क और ऑब्जर्वेशन पर आधारित चिकित्सा सिखाई जाने लगी। ये था दैवीय से तार्किक तक का सफर। और इसी तार्किक सोच ने शायद जन्म दिया दो ऐसे महानायकों को जिनका जिक्र आज भी होता है, चरक और सुश्रुत। क्या हम इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि चरक एक तरह से आज के एमडी फिजिशियन थे और सुश्रुत एक मास्टर सर्जन? हाँ, ये समझने का एक बहुत अच्छा और सटीक तरीका है। हाँ। चरक ऋषि वो एक तरह से सुपर स्पेशलिस्ट एमडी थे। उनका पूरा ध्यान काय चिकित्सा यानी इंटरनल मेडिसिन पर था। मतलब बिना चीर-फाड़ के शरीर के अंदर की बीमारियों को ठीक करना। उनकी चरक संहिता इसी पर आधारित है। और दूसरी तरफ थे सुश्रुत, दुनिया के पहले सर्जनों में से एक। उनकी सुश्रुत संहिता तो आज भी मतलब हैरान कर देती है। दुनिया के महानतम सर्जनों में से एक। उनकी संहिता में 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र है। उन्होंने वो कर दिखाया था जिसके बारे में उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे प्लास्टिक सर्जरी। क्या ये सच में उतना एडवांस था जितना सुनने में लगता है? उससे भी ज्यादा। सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहना गलत नहीं होगा। वो मोतियाबिंद मतलब कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते थे, टूटी हड्डियों को जोड़ते थे, और हाँ, राइनोप्लास्टी यानी नाक की प्लास्टिक सर्जरी। ये तो कमाल है। मतलब युद्ध में किसी की नाक कट गई तो वो उसे ठीक कर सकते थे? बिल्कुल, वो गाल या माथे की त्वचा का एक हिस्सा लेकर उसे घुमाकर एक नई नाक बना देते थे। ये प्रक्रिया इतनी सटीक थी कि आज की मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी भी उसके मूल सिद्धांतों पर आधारित है। तो चरक और सुश्रुत के बाद ये विकास रुका नहीं। लगता है फोकस दो नई दिशाओं में गया। एक तो बीमारियों को बेहतर ढंग से डायग्नोस करने पर जोर दिया गया। हाँ, और उसी का नतीजा था माधव निदान जैसा ग्रंथ। ये पूरी तरह से पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान पर ही केंद्रित था। अच्छा। और दूसरी दिशा थी रस चिकित्सा या एल्केमी, जिसमें धातुओं और खनिजों से दवाइयां बनाने की शुरुआत हुई। रस चिकित्सा, ये शब्द सुनते ही पारा, मर्क्यूरी और सोना बनाने जैसी बातें दिमाग में आती हैं। हाँ, लेकिन इसका चिकित्सा से बहुत गहरा लेना देना था। 5वीं सदी के आसपास नागार्जुन जैसे विद्वानों ने पारे और लोहे जैसी चीजों को शुद्ध करके उनकी भस्म बनाकर दवाइयां तैयार की। लेकिन ये तो काफी रिस्की भी रहा होगा। पारा तो जहरीला होता है। बहुत रिस्की, इसीलिए इसे सिद्ध करने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत होती थी।
पर इसने आयुर्वेद को बहुत शक्तिशाली दवाइयां दी और आगे चलकर 13वीं सदी की सारंगा संहिता में हमें अफीम का प्रयोग और मूत्र परीक्षण मतलब यूरिन एग्जाम का भी जिक्र मिलता है। कमाल है। ये तो चिकित्सा की एक पूरी यात्रा है। और शरीर को समझने की ये जो तार्किक सोच थी, वैसी ही सोच एक और क्षेत्र में भी क्रांति ला रही थी। बिल्कुल, और वो क्षेत्र था गणित। हाँ, इसकी जड़ें तो हड़प्पा सभ्यता तक जाती हैं। सोचिए, बिना एडवांस्ड ज्योमेट्री के क्या वे ग्रिड पैटर्न वाले शहर बना सकते थे? बिल्कुल नहीं। टाउन प्लानिंग, मेजरमेंट, सबूत हर जगह हैं, लेकिन गणित का फॉर्मल डेवलपमेंट हमें शुल्ब सूत्रों में दिखता है। ये असल में यज्ञ की वेदी बनाने के लिए लिखे गए ग्रंथ थे। अच्छा। मतलब पूजा पाठ की विधि। हाँ, अलग अलग यज्ञों के लिए अलग अलग आकार की वेदियां बनानी होती थीं, कभी गोल कभी चौकोर, पर शर्त ये होती थी कि सबका क्षेत्रफल मतलब एरिया एक बराबर हो। ओह, तो धर्म की जरूरत ने गणित के विकास को एक तरह से पुश किया। एग्जैक्टली। और इन्हीं शुल्ब सूत्रों में बौधायन जैसे ऋषियों ने हमें पाई की वैल्यू दी और वो सिद्धांत भी दिया जिसे आज हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस से सदियों पहले। और फिर एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने आने वाली दुनिया को बदल दिया, पिंगल ऋषि का छंद शास्त्र, बाइनरी सिस्टम। हाँ, ये सोचना ही अविश्वसनीय है कि जिस 0 और 1 की भाषा पर आज हमारे कंप्यूटर चलते हैं, उसका आइडिया संस्कृत के छंदों को समझने के लिए आया था। पिंगल ने जिस सिस्टम को डेवलप किया वो मैथमेटिकली बाइनरी सिस्टम ही था। ये दिखाता है कि ज्ञान कैसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से निकल कर आता है। और इसी नींव पर भारत के स्वर्णिम काल में आगमन हुआ आर्यभट्ट का, 499 ईस्वी। वो सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं थे, वो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशनरी थे। बिल्कुल थे। उस दौर में जब दुनिया मानती थी कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये एक बहुत साहसी घोषणा थी। बहुत ज्यादा। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया कि ये राहु केतु की वजह से नहीं बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई का खेल है। और गणित में उनका योगदान, दशमलव प्रणाली, बीजगणित, त्रिकोणमिति। उन्होंने ही शून्य को दशमलव प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाया। पाई की वैल्यू 3.1416 तक निकाली, जो उस समय के लिए अविश्वसनीय रूप से सटीक थी। आर्यभट्ट के बाद इस परंपरा को वराहमिहिर ने आगे बढ़ाया। उन्हें अपने समय का एनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। और ये बिल्कुल सही उपाधि है। उनकी बृहद संहिता सिर्फ खगोल या गणित की किताब नहीं है। उसमें एस्ट्रोनॉमी है, आर्किटेक्चर है, जियोलॉजी है, यहाँ तक कि इत्र बनाने की विधि भी है। वाह! वो मानते थे कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त, 7वीं सदी। कहा जाता है कि इन्होंने दुनिया को शून्य का सही मतलब समझाया। हाँ, और ये गणित के इतिहास का शायद सबसे बड़ा मील का पत्थर है। इससे पहले शून्य का मतलब था कुछ नहीं। ब्रह्मगुप्त ने पहली बार शून्य के साथ जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने के नियम बताए। इस एक कदम ने गणित को एक नई शक्ति दे दी। बिल्कुल, इसके बिना ना अलजेब्रा मुमकिन था, नहीं मॉडर्न कंप्यूटिंग। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पहली बार ऋणात्मक संख्याओं मतलब नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी दिया। ये ज्ञान की गंगा रुकी नहीं। 12वीं सदी में भास्कराचार्य और उनकी किताब लीलावती का भी जिक्र है। हाँ, भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय, उनकी किताब है सिद्धांत शिरोमणि, जिसके 4 भाग हैं और लीलावती उसका पहला भाग है। उन्होंने बीजगणित को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने चक्रवात विधि यानी साइक्लिक मेथड दी। चक्रवात विधि, ये क्या है? ये उस समय के सबसे मुश्किल समीकरणों को हल करने का एक लाजवाब तरीका था। अपने कॉन्सेप्ट में ये आज के कंप्यूटर एल्गोरिदम्स की तरह ही सोफिस्टिकेटेड था। और क्या ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित रहा? मध्यकाल में सवाई जयसिंह का भी जिक्र आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में भी ये परंपरा जीवित रही। फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया, महेंद्र सूरी ने यंत्रराज यानी एस्ट्रोलेब बनाया, और फिर आए सवाई जयसिंह। जंतर मंतर। हाँ, उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन जैसी 5 जगहों पर जो जंतर मंतर बनवाए, वे पत्थर और चूने से बने विशालकाय साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। ओपन एयर लैबोरेटरीज थी वो। ये इस बात का सबूत है कि भारत में विज्ञान की परंपरा मध्यकाल में भी जिंदा थी और फल फूल रही थी। चलिए अब एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। जरूर। सुश्रुत, प्राचीन काल, सुश्रुत संहिता, शल्य चिकित्सा और राइनोप्लास्टी। नागार्जुन, 5वीं सदी,
रस चिकित्सा मतलब मर्क्यूरी और मिनरल्स का औषधीय प्रयोग। आर्यभट्ट। 499 ई आर्यभट्टीय, शून्य, पाए और पृथ्वी का घूर्णन। वराहमिहिर। 6ठी शताब्दी, बृहत संहिता, एक विश्वकोश जिसमें वास्तुकला, रत्न सब कुछ था। ब्रह्मगुप्त। 7वीं सदी, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, शून्य का संख्या के रूप में प्रयोग और ऋणात्मक संख्याएं। भास्कराचार्य। 12वीं शताब्दी, सिद्धांत शिरोमणि जिसमें लीलावती शामिल है और चक्रवात विधि। और आखिर में सवाई जय सिंह। मध्यकाल, 5 वेदशालाएं जिन्हें हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि प्राचीन भारत में ज्ञान सिर्फ दर्शन और आध्यात्मता की सीमित नहीं था। ये एक ऐसी जमीन थी जहां तर्क, प्रयोग और वैज्ञानिक सोच की बहुत गहरी जड़ें थी। बिल्कुल, ये वो विरासत है जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वज सिर्फ आत्मा परमात्मा के बारे में ही नहीं, बल्कि इस भौतिक दुनिया के रहस्यों को भी सुलझाने में लगे थे। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नमस्ते दोस्तों, भारत की कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब हम पुराने भारत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? योग, ध्यान, बड़े बड़े मंदिर, है ना? जी बिल्कुल, दर्शन और अध्यात्म। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उस दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी कैसी थी? बिल्कुल, अक्सर ये पहलू मतलब चर्चा से बाहर ही रह जाता है। हाँ, लोगों को लगता है कि विज्ञान तो पश्चिम की देन है और भारत सिर्फ अध्यात्म का केंद्र था। और आज हम इसी अधूरी तस्वीर को पूरा करेंगे। हमारी आज की खोज का एक बड़ा सवाल ये है कि क्या प्राचीन भारत में विज्ञान सिर्फ दर्शन का एक हिस्सा था, या ये एक व्यवहारिक जरूरत भी थी जिसने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया? बिल्कुल। भौतिकी के गहरे सिद्धांतों से लेकर विशालकाय जहाजों के निर्माण तक। चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि कैसे हमारे विद्वानों ने प्रकृति को सिर्फ पूजा नहीं बल्कि उसे समझा भी और उसके नियमों को सिद्धांतों में बांधा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भौतिकी की, यानी फिजिक्स की। हाँ, हमारे ऋषियों ने इस दुनिया को मतलब मैटर को समझने के लिए एक अद्भुत सिद्धांत दिया, पंचभूत। पंचभूत। हाँ, इसे समझने के लिए एक देसी सादृश्य का उपयोग करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम आज मैटर के स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जी, प्लाज्मा। हाँ, हमारे ऋषियों ने दुनिया को 5 मूल तत्वों में बांटकर समझा था। जी, ये 5 तत्व थे: पृथ्वी जिसे हम सॉलिड कह सकते हैं, जल यानी लिक्विड, अग्नि जो एनर्जी या प्लाज्मा है, वायु यानी गैस और आकाश मतलब स्पेस या ईथर। और ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल डिवीजन नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन था। हाँ, और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने सिर्फ इन तत्वों को पहचाना ही नहीं, बल्कि उन्हें हमारी 5 इंद्रियों मतलब सेंसेस से भी जोड़ा। जी, ये कनेक्शन कैसे काम करता था? ये जो क्लासिफिकेशन था ना, बड़ा ही सिस्टमैटिक था। हर तत्व को उस इंद्रिय से जोड़ा गया जो उसे महसूस करने का सबसे मेन जरिया है। अच्छा। जैसे पृथ्वी का संबंध गंध से है, स्मेल से, क्योंकि धरती की अपनी एक महक होती है। बिल्कुल। जल यानी आपा, उसका संबंध स्वाद से है, टेस्ट। अग्नि का दृष्टि से, साइट से, क्योंकि आग को हम देखते हैं। वायु का स्पर्श मतलब टच से, और आकाश का संबंध ध्वनि से, साउंड से। आकाश और ध्वनि का ये कनेक्शन कमाल का है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, स्पेस चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैंने सुना है कि बाद में कुछ दार्शनिकों ने इस सूची पर सवाल भी उठाए थे, खासकर बौद्ध दर्शन में। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण वैचारिक मोड़ था। अच्छा। बौद्ध दर्शन ने आकाश को मतलब ईथर को एक फिजिकल एलिमेंट मानने से इनकार कर दिया। क्यों? उनका क्या तर्क था? उनका तर्क था कि आकाश कोई पदार्थ नहीं है, वो तो सिर्फ बाकी तत्वों के न होने की अवस्था है, एक खालीपन है। वाह, ये तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी सोच थी उस समय के हिसाब से। जी, उन्होंने इस लिस्ट से आकाश को हटाकर जीवन, सुख और दुख जैसे नए अनुभवात्मक तत्वों को शामिल किया। अच्छा। ये दिखाता है कि विचारों का विकास लगातार हो रहा था, कोई भी सिद्धांत पत्थर की लकीर नहीं था। तो ये तो हुई दुनिया को देखने की एक बड़ी तस्वीर। लेकिन क्या हमारे ऋषि मुनि इस तस्वीर के सबसे छोटे हिस्से के बारे में भी सोचते थे? बिल्कुल सोचते थे। मतलब सबसे बारीक कण? जी हाँ, और यहीं से कहानी शुरू होती है भारतीय परमाणुवाद की,
एटमिज्म की। ये विचार मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से हजारों साल पुराना है। और इसके नायक हैं महर्षि कणाद। सोचिए, किसी भी चीज का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे लड्डू का एक छोटा सा बूंदी का कण, बस वही परमाणु है। महर्षि कणाद ने इसी अविभाज्य कण को कण या परमाणु कहा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है, खासकर परीक्षा के लिए। बताइए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 6th सेंचुरी BC में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जी, इसके प्रमुख प्रवर्तक थे महर्षि कणाद और उनके ही समय के पकूद कात्यायन। और यह सिद्धांत जिस दर्शन का हिस्सा है उसे वैशेषिक दर्शन कहते हैं। वैशेषिक दर्शन। और इस कण की खासियतें क्या बताई गई थीं? क्या ये आज के एटम जैसा ही था? काफी हद तक। कणाद के अनुसार इस कण की 3 मुख्य विशेषताएं थी। ओके। पहला, ये अदृश्य है, इनविजिबल है, मतलब इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है। दूसरा, ये अविभाज्य है, इंडिस्ट्रक्टिबल, इसे और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। और तीसरा, ये अविनाशी है, इटर्नल, यानी इसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ये हमेशा अस्तित्व में रहता है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा लगता है। बिल्कुल मिलता जुलता है। इन्हीं अदृश्य कणों से बनी धातुओं को हमारे पूर्वजों ने सिर्फ समझा नहीं, बल्कि उन्हें अपनी मर्जी से ढाला भी, और कुछ ऐसा बनाया जो आज भी विज्ञान को हैरान करता है। आप लौह स्तंभ की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ की। वो तो भारतीय धातु कर्म मेटोलॉजी का सबसे बड़ा विज्ञापन है। सही कहा। दिल्ली की धूप, बारिश और हवा में 1600 साल से खड़ा है ये लौह स्तंभ, और आज तक इस पर जंग नहीं लगा। जी। ये प्राचीन भारत की स्टेनलेस स्टील तकनीक का जीता जागता सबूत है। मैं जब भी कुतुब मीनार गया हूं, मैंने इस स्तंभ को देखा है और हमेशा यही सोचा कि ये एक रहस्य है। आज पता चला कि इसके पीछे कितना गहरा विज्ञान है। लेकिन सवाल ये है कि ये आज तक टिका कैसे है? क्या खास है इसमें? देखिए, इसका जो राज है ना, वो असल में इसको बनाने की टेक्निक में ही है। अच्छा। मॉडर्न एनालिसिस से पता चला है कि इस लोहे में फास्फोरस की मात्रा जानबूझकर थोड़ी ज्यादा रखी गई थी। फास्फोरस? जी। जब ये लोहा बारिश और हवा के संपर्क में आता है तो फास्फोरस लोहे के साथ मिलकर सतह पर एक बहुत ही पतली, अदृश्य और मजबूत प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। एक परत बना लेता है। हाँ, जिसे वैज्ञानिक भाषा में मिसावाइट कहते हैं। यही परत इसे जंग लगने से बचाती है। वो सिर्फ मजबूत लोहा बनाना नहीं जानते थे, बल्कि उसे समय से बचाना भी जानते थे। वाह, मतलब एक तरह की ऑटोमेटिक एंटी रस्ट कोटिंग। कमाल है। क्या धातु कला का कोई और भी ऐसा ही बेहतरीन उदाहरण है? बिल्कुल है। बिहार के सुल्तानगंज से मिली बुद्ध की विशाल तांबे की प्रतिमा, ओह हाँ, वो उस काल के उत्कृष्ट मेटल कास्टिंग स्किल का प्रमाण है। जिस बारीकी और सफाई से लगभग 7 फीट ऊंची प्रतिमा को एक ही बार में ढाला गया है, वो आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स को चकित करता है। धातुओं के इस ज्ञान को एक व्यक्ति ने तो मतलब नई ऊंचाइयों पर ही पहुंचा दिया था। नागार्जुन। हाँ, महान रसायन शास्त्री नागार्जुन। वो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक प्रैक्टिकल केमिस्ट थे। जी, और यहाँ उनके समय को स्पष्ट करना जरूरी है। नागार्जुन 10वीं सदी में, मतलब 10th सेंचुरी AD में हुए थे। ठीक है। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं जो उनके काम पर प्रकाश डालते हैं। रस रत्नाकर और उत्तर तंत्र। सही काम है ना? बिल्कुल। पहला है रस रत्नाकर। इसका शाब्दिक अर्थ है रत्नों और रसों का सागर। इस ग्रंथ का मुख्य विषय है धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अच्छा। इसमें सोना, चांदी, टिन और तांबा जैसी धातुओं को उनके अयस्कों, मतलब ओर्स, से शुद्ध रूप में कैसे निकाला जाए, इसकी विधियों का पूरा वर्णन है। और दूसरा ग्रंथ उत्तर तंत्र, जो सुश्रुत संहिता से जुड़ा है, तो क्या नागार्जुन धातुओं से दवाइयां भी बनाते थे? बिल्कुल। ये तो आज की फार्माकोलॉजी जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उत्तर तंत्र जो है वो महान चिकित्सक सुश्रुत की सुश्रुत संहिता का एक पूरक है, एक सप्लीमेंट है। ओके। इसका मुख्य विषय ही औषधीय दवाओं, मेडिसिनल ड्रग्स की तैयारी है। नागार्जुन ने धातुओं, खासकर पारे, मर्क्यूरी के औषधीय गुणों पर बहुत काम किया। अच्छा। वो जानते थे कि धातुओं को कैसे शुद्ध और भस्म करके दवाइयों में बदला जा सकता है। मतलब उनका ज्ञान सिर्फ मेटलर्जी तक सीमित नहीं था। नहीं,
वे चिकित्सा रसायन, जिसे हम आइट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, उसमें भी निपुण थे। धातुओं और रसायनों से आगे बढ़कर कुछ विद्वान ऐसे भी थे जो पूरी पृथ्वी को ही एक प्रयोगशाला की तरह देखते थे। जैसे वराहमिहिर। हाँ, वराहमिहिर। उन्हें हम प्राचीन भारत का एनवायरमेंटलिस्ट और अर्थ साइंटिस्ट कह सकते हैं ना? निश्चित रूप से वो राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और उनका ज्ञान असाधारण था। उनका ग्रंथ बृहत संहिता तो ज्ञान का एक विश्वकोश है। वराहमिहिर एक तरह से क्या कहते हैं, प्राचीन भारत के मीटियोरोलॉजिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट थे। जैसे आज हम सैटेलाइट से पानी खोजते हैं, वो दीमक और पौधों को देखकर भूमिगत जल का पता लगा लेते थे। ये तो जादू जैसा लगता है। नहीं, ये जादू नहीं है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? दीमक और पानी का क्या कनेक्शन? ये प्रकृति का बहुत गहरा अवलोकन है। दीमक को अपने टीले मतलब टर्माइट माउंड में एक खास स्तर की नमी बनाए रखनी होती है, वरना वो सूख कर मर जाएंगे। अच्छा। इसलिए वो अपनी सुरंगें जमीन में तब तक खोदते हैं जब तक उन्हें भूमिगत जल का स्रोत न मिल जाए। वराहमिहिर ने इसी इकोलॉजिकल पैटर्न को समझा था। अच्छा। उन्होंने लिखा कि जिस जगह दीमक के टीले हों, वहां जमीन के नीचे पानी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अद्भुत है ये तो। ये अंधविश्वास नहीं बल्कि एक गहरी प्राकृतिक समझ थी। बिल्कुल। और मैंने उनके अर्थ क्लाउड थ्योरी के बारे में भी पढ़ा है। पर ये है क्या? ये आज के वाटर साइकिल का ही एक प्राचीन रूप था। उनका मानना था कि सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर हवा में उठता है, बादल बनता है और फिर हवाओं के साथ जमीन पर आकर बारिश के रूप में बरसता है। उस समय के लिए तो ये क्रांतिकारी विचार रहा होगा। बिल्कुल, जो पृथ्वी और वायुमंडल के गहरे संबंध को दर्शाता है। और भूकंप के बारे में भी उनके कुछ सिद्धांत थे। हाँ, साइस्मोलॉजी पर भी उन्होंने लिखा। उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि बड़े भूकंप आने से पहले प्रकृति कुछ संकेत देती है। जैसे पौधों में असामान्य फूल लगना, जानवरों का अजीब व्यवहार करना या आकाश में बादलों का एक खास पैटर्न बनाना। आज भी वैज्ञानिक इन संकेतों पर रिसर्च कर रहे हैं। जमीन के नीचे पानी खोजना और आसमान से बारिश का अंदाजा लगाना, ये तो एक बात है, लेकिन इन सब जानकारियों का इस्तेमाल करके समुद्र की लहरों पर राज करना, वो एक अलग ही स्तर की इंजीनियरिंग थी। हाँ, मेरा मतलब है नौकाशास्त्र यानी नेवल साइंस। बिल्कुल। प्राचीन भारत की समुद्री शक्ति और जहाज निर्माण की कला विश्व प्रसिद्ध थी। इस विषय पर जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है राजा भोज का लिखा ग्रंथ युक्ति कल्पतरु। युक्ति कल्पतरु जी। इस ग्रंथ में जहाज निर्माण की तकनीकों, किस काम के लिए कौन सी लकड़ी बेहतर है और जहाजों के आकार प्रकार पर विस्तार से चर्चा की गई है। मतलब सेना के लिए अलग, राजा के लिए अलग और सैर सपाटे के लिए अलग जहाज। ये तो आज के दौर जैसा स्पेशलाइजेशन है। हाँ, बिल्कुल। क्या युक्ति कल्पतरु में इनके डिजाइन के बारे में भी कुछ बताया गया है, जैसे युद्धपोत का डिजाइन कैसा होता था? जी हाँ, उपयोग के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के जहाजों का वर्णन मिलता है। अच्छा। पहला था सर्व मंदिर। ये बड़े और आलीशान जहाज होते थे जिनमें शाही कमरे बने होते थे। इनका उपयोग शाही यात्रा या घोड़ों जैसे कीमती जानवरों को ले जाने के लिए होता था। और दूसरा प्रकार था मध्य मंदिर। इन जहाजों में केबल बीच में होते थे और ये मुख्य रूप से आनंद यात्रा मतलब प्लेजर ट्रिप्स के लिए बनाए जाते थे, सैर सपाटे के लिए। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, युद्ध के लिए। सही। तीसरा प्रकार था अग्र मंदिर। इन जहाजों में कैबिन सबसे आगे अग्रभाग में होते थे, शायद ताकि सैनिक और कमांडर आगे की स्थिति पर नजर रख सके। बिल्कुल। इनका डिजाइन मजबूत और आक्रामक होता था और इनका उपयोग युद्ध वॉरफेयर के लिए किया जाता था। तो ये वर्गीकरण दिखाता है कि जहाज सिर्फ मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं थे, हर जरूरत के लिए एक विशेष इंजीनियरिंग समाधान था। एकदम सही। तो पदार्थ के सबसे छोटे कण से लेकर समुद्र में चलने वाले युद्धपोत तक प्राचीन भारत का वैज्ञानिक कैनवस बहुत विशाल और व्यावहारिक था। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर एक रैपिड फायर रिवीजन के साथ। जी। मैं विद्वान या ग्रंथ का नाम लूंगा और आप उनसे जुड़ी मुख्य जानकारी बताएंगी। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। कणाद, 6ठी सदी ईसा पूर्व, वैशेषिक दर्शन, परमाणुवाद, अदृश्य, अविभाज्य और अविनाशी कण। नागार्जुन, 10वीं सदी, रसायन शास्त्री। ग्रंथ है रस रत्नाका जिसमें धातु कर्म है और उत्तर तंत्र जिसमें औषधि निर्माण है। वराहमिहिर, राजा विक्रमादित्य के नवरत्न। ग्रंथ है बृहत संहिता, भूगर्भ विज्ञान,
हाइड्रोलॉजी और दीमक के टीलों से भूमिगत जल की खोज का सिद्धांत, युक्तिकल्पतरु, नौकाशास्त्र पर ग्रंथ, जहाजों के 3 प्रकार बताए, सर्व मंदिर शाही यात्रा के लिए, मध्य मंदिर आनंद यात्रा के लिए और अग्र मंदिर युद्ध के लिए। बहुत बढ़िया। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि हमारे पूर्वजों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिर्फ दार्शनिक नहीं था। नहीं, वो बेहद व्यावहारिक था। हाँ, उन्होंने विज्ञान का इस्तेमाल बेहतर हथियार बनाने, बीमारियों का इलाज खोजने, पानी ढूंढने और व्यापार को बढ़ाने के लिए किया। बिल्कुल, ये खोजें सिर्फ ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि ये उस वैज्ञानिक स्वभाव और जिज्ञासा की विरासत है जो आज भी हमें प्रेरित कर सकती हैं। सही कहा, ये दिखाता है कि ज्ञान और विज्ञान किसी एक सभ्यता की बपोती नहीं है। इस टॉपिक से इतना ही, धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नमस्ते दोस्तों, इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी भारत की कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम भारतीय भाषाओं और लिपियों पर, इंडियन लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में शायद थोड़ा सूखा लगे, पर यकीन मानिए इसकी कहानी किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। बिल्कुल। ये कहानी है कि हजारों साल में इस जमीन पर आवाजों ने कैसे शब्द बनाया, हाँ, शब्दों ने भाषाएं गढ़ी और फिर उन भाषाओं को कागज पर उतारने के लिए लिपियों ने कैसे जन्म लिया। क्या बात है, आपने तो पूरी कहानी की आत्मा ही पकड़ ली। सोचिए, हमारा देश एक विशाल गुलदस्ते जैसा है, जहां हर कुछ किलोमीटर पर बोली का रंग और खुशबू बदल जाती है। आज हमारी कोशिश इसी गुलदस्ते के हर फूल को समझने की है। जी, हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से मुख्य भाषा परिवार हैं, लैंग्वेज फैमिलीज हैं, और फिर इन आवाजों को शक्ल देने वाली लिपियों, स्क्रिप्ट्स की कहानी क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस की। देखिए, भारत की सैकड़ों भाषाओं को समझने के लिए इन्हें मोटे तौर पर 4 बड़े परिवारों में बांटा गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है जी, और उसकी 4 मुख्य शाखाएं हैं। हर शाखा की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग विरासत है, लेकिन जड़ें कहीं ना कहीं एक ही जमीन से जुड़ी हैं। बिल्कुल। और इन 4 परिवारों में सबसे बड़ा है इंडो आर्यन समूह, इंडो आर्य ग्रुप। अच्छा, ये प्रीलिम्स के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत की लगभग 74% जनसंख्या इसी परिवार की भाषाएं बोलती है। 74%, मतलब भारत के 3/4 लोग इसी भाषाई कुनबे का हिस्सा हैं। और दूसरी सबसे बड़ी शाखा कौन सी है? दूसरा सबसे बड़ा समूह है द्रविडियन, जिसे लगभग 25% लोग बोलते हैं। 25%। जी, इसके बाद आते हैं 2 छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण समूह। एक है सिनो-तिब्बती, साइनो तिब्बती। जो लगभग 0.6% है, और दूसरा है ऑस्ट्रिक समूह, ऑस्ट्रिक ग्रुप। तो ये आंकड़े दिमाग में बैठा लेने वाले हैं। इंडो आर्यन सबसे बड़ा और सिनो तिब्बती सबसे छोटा। तो चलिए सबसे बड़े परिवार यानी इंडो आर्यन की कहानी से ही शुरू करते हैं। जी, इनके विकास की कहानी मुझे एक नदी की यात्रा जैसी लगती है। एक नदी जो हजारों साल पहले पहाड़ों से निकली, मैदानों में फैली और समय के साथ उसकी कई धाराएं बनती गईं। बहुत सही एनालॉजी है। इस नदी का पहला पड़ाव यानी सबसे पुराना रूप था प्राचीन इंडो आर्यन, ओल्ड इंडो आर्यन काल, जिसका समय लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। और इस दौर की सबसे प्रमुख भाषा थी संस्कृत, वेदों की भाषा। जी, जिसमें हमारे वेदों की रचना हुई। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सामाजिक पहलू भी जुड़ा है। उस समय समाज में भाषा के, आप कह सकते हैं, 2 स्तर थे। अच्छा, एक तरफ थी संस्कृत, जो विद्वानों, ब्राह्मणों और राजदरबार की भाषा थी। समझिए जैसे आज की बहुत ही फॉर्मल शुद्ध अंग्रेजी होती है, जिसमें बड़े बड़े दस्तावेज लिखे जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थी प्राकृत। ये आम लोगों की भाषा थी, बाजारों की, गलियों की, रोजमर्रा की बातचीत की भाषा। जैसे हमारी आपकी आज की बोलचाल वाली हिंदी या इंग्लिश। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि प्राकृत भाषा का गहरा संबंध जैन धर्म के आगम ग्रंथों से भी है। कई शुरुआती जैन ग्रंथ प्राकृत में ही लिखे गए। बिल्कुल। अब इस नदी की यात्रा में दूसरा पड़ाव आता है, जब पानी थोड़ा और आगे बढ़ा और उसका रूप बदला। ये था मिडिल इंडो आर्यन काल, मध्य इंडो आर्यन। इसका समय 600 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अच्छा। इस दौर की सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी पाली। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक इसी पाली भाषा में लिखा गया था। तो एक सीधा साधा कनेक्शन है, संस्कृत वेदों से, प्राकृत जैन धर्म से और पाली बौद्ध धर्म से। वाह। और इसी दौर में एक और भाषा का रूप सामने आया जिसने आधुनिक भाषाओं की नींव रखी। वो क्या था? जी, यहाँ एक फैक्ट बॉक्स जरूरी है।
लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी में अपभ्रंश का उदय हुआ। अपभ्रंश। देखिए, अपभ्रंश शब्द का मतलब ही है भ्रष्ट या बिगड़ा हुआ रूप। ये एक तरह की मतलब ट्रांजिशन फेज वाली भाषा थी। अच्छा, एक पुल की तरह। हाँ, जो पुरानी प्राकृत और आने वाली आधुनिक भाषाओं के बीच एक पुल का काम कर रही थी। मतलब न पूरी तरह पुरानी न पूरी तरह नई, जैसे कोई कच्ची पक्की सड़क। सही। और फिर इसी सड़क से आधुनिक भाषाओं की सुपर हाईवे निकली। जी, इसी अपभ्रंश से समय के साथ हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, उर्दू। हाँ, इन जैसी कई आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। तो ये थी हमारी इंडो आर्यन नदी की कहानी। लेकिन इसी दौरान दक्षिण में एक बिल्कुल अलग और उतनी ही पुरानी भाषाई दुनिया फल फूल रही थी। द्रविड़ भाषा परिवार की दुनिया। जी। अब बात करते हैं भारत के दूसरे सबसे बड़े भाषा परिवार द्रविड़ समूह यानी द्रविडियन ग्रुप की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इन भाषाओं की जड़ें मुख्य रूप से दक्षिण भारत में है। लेकिन इसमें कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बातें भी हैं। द्रविड़ समूह को हम 3 उप समूहों में बांटकर समझ सकते हैं। अच्छा, तो इस परिवार के अंदर भी अपनी शाखाएं हैं? हाँ, पहला है उत्तरी समूह, नॉर्दर्न ग्रुप। इसमें ब्राहुई, मालतो और कुरुख भाषाएं आती हैं। एक मिनट रुकिए। ब्राहुई, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन दक्षिण भारत से तो नहीं जुड़ता। आप सही पकड़ रहे हैं, और यहीं पर सबसे बड़ा आश्चर्य छुपा है। बताइए। ब्राहुई भाषा आज के बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में बोली जाती है। बलूचिस्तान? मैं तो द्रविड़ भाषाओं को हमेशा सिर्फ दक्षिण भारत से जोड़ता आया हूं। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। बिल्कुल। एक द्रविड़ भाषा सुदूर उत्तर पश्चिम में कैसे पहुंची? ये तो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। जी, इससे इतिहासकारों में सालों से बहस चल रही है कि क्या द्रविड़ लोग कभी पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए थे या ये किसी खास समूह का एक रिवर्स माइग्रेशन था। और जवाब? जवाब आज भी खोजा जा रहा है। ये बस एक तथ्य नहीं, एक पूरा रहस्य है। कमाल है। अच्छा, दूसरे समूह पर आते हैं। दूसरा समूह है मध्य समूह, सेंट्रल ग्रुप, जिसमें गोंडी, खोंड और कुई जैसी कई आदिवासी भाषाएं शामिल हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे समूह में से सिर्फ तेलुगु ही एक बड़ी साहित्यिक और विकसित भाषा के तौर पर उभर पाई। अच्छा, वो इस परिवार की सुपरस्टार बन गई। आप कह सकते हैं। और अंत में आता है दक्षिणी समूह, सदर्न ग्रुप। दक्षिण का असली गौरव। जी, यह संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा द्रविड़ समूह है। इसमें दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं आती हैं और हर भाषा की अपनी एक खासियत है। जैसे? तमिल, तमिल, इन सभी में सबसे पुरानी ओल्डेस्ट द्रविड़ भाषा मानी जाती है। इसका साहित्य संगम काल जितना पुराना है। वाह, तमिल सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा है। ये तो कमाल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाकी द्रविड़ भाषा हैं जैसे मलयालम इसी से निकली हैं या उनकी अपनी कोई अलग कहानी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मलयालम को इस समूह की सबसे नई मतलब यंगेस्ट भाषा माना जाता है। सबसे नई? हाँ, हालांकि उसकी जड़ें तमिल से जुड़ी हैं, लेकिन उसने अपनी एक अलग पहचान विकसित की। इस समूह में कन्नड़ और तुलु जैसी महत्वपूर्ण भाषाएं भी हैं, जिनका अपना समृद्ध साहित्य है। तो ये तो हुई उत्तर और दक्षिण की बड़ी बड़ी कहानियां। अब उन 2 छोटे लेकिन सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण समूहों की ओर बढ़ते हैं, सिनो-तिब्बती और ऑस्ट्रिक। सही। ये भाषाएं ज्यादातर हिमालय की गोद में और मध्य भारत के जंगलों में गूंजती हैं। पहले बात करते हैं सिनो-तिब्बती समूह की। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इस समूह के बोलने वालों को किरात कहा गया है। किरात। इसे 2 उप समूहों में बांटा गया है। पहला तिब्बती बर्मन, टिबेटो बर्मन। इसमें सिक्किमी, शेरपा और मणिपुरी जैसी भाषाएं आती हैं। और इसका दूसरा उपसमूह? दूसरा है शाम चीनी, साइमीज चाइनीज, जिसकी एक भाषा थी अहोम, जो कभी असम में बोली जाती थी। जी, दुख की बात है कि अहोम भाषा अब विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये सुनकर दुख हुआ। भाषा का मरना एक पूरी संस्कृति का मरने जैसा है। खैर, अब आते हैं ऑस्ट्रिक समूह पर। ऑस्ट्रिक ग्रुप। प्राचीन ग्रंथों में इनके बोलने वालों को निषाद के नाम से जाना जाता था। निषाद। इसके भी 2 मुख्य उपसमूह हैं। एक है मुंडा या कोल, मुंडा कोल, जो मध्य भारत यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में केंद्रित है। और दूसरा? दूसरा है मौन खमेर, मौन खमेर।
जिसमें मेघालय की खासी और निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषाएं आती हैं। और मुंडा समूह की कोई खास भाषा जो हमें याद रखनी चाहिए? हाँ, मुंडा समूह की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा संथाली है। संथाली। अच्छा, संथाली। इसे भारतीय संविधान की 8वें अनुसूची में भी जगह मिली है। बहुत बढ़िया। तो भाषाओं के इन परिवारों को समझने के बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है शास्त्रीय भाषाएं। क्लासिकल लैंग्वेजेस। हाँ, इसे आप भाषाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या हॉल ऑफ फेम जैसा समझ सकते हैं। बिल्कुल। ये सम्मान हर भाषा को नहीं मिलता। इसके लिए कुछ कड़ी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। जी, इसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने कुछ कड़े मानदंड क्राइटेरिया तय किए हैं। कुल 4 मुख्य शर्तें हैं। क्या है वो? पहली, भाषा का लिखित इतिहास और साहित्य कम से कम 1500 या 2000 साल पुराना होना चाहिए। मतलब भाषा सिर्फ बोली ना जाती हो, बल्कि सदियों से उसमें लिखा भी जा रहा हो। जी, एक पूरी साहित्यिक परंपरा हो। दूसरी शर्त, उस भाषा में प्राचीन साहित्य की एक अमूल्य विरासत हो जिसे उसकी बोलने वाली पीढ़ियां अपनी धरोहर मानती हों। तीसरी, उसकी साहित्यिक परंपरा मौलिक हो, ओरिजिनल, किसी दूसरे भाषा समुदाय से उधार ली हुई ना हो। और चौथी शर्त है कि शास्त्रीय भाषा और उसका आधुनिक रूप अलग हो सकते हैं या उनमें एक तरह की दूरी हो सकती है। तो इस हॉल ऑफ फेम में कौन-कौन सी भाषाएं शामिल हैं और उन्हें ये दर्जा कब मिला? अब तक भारत की 6 भाषाओं को ये दर्जा दिया गया है। टाइमलाइन यहाँ बहुत जरूरी है। सबसे पहले 2004 में तमिल को, तमिल 2004, फिर 2005 में संस्कृत को, इसके बाद 2008 में कन्नड़ और तेलुगु दोनों को एक साथ ये सम्मान मिला। अच्छा, 2008 में 2। जी, फिर 2013 में मलयालम और सबसे अंत में 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और जाहिर है इस दर्जे के कुछ फायदे भी होते होंगे। जी, इसके कई लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं, जैसे उस भाषा के विद्वानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना, विश्वविद्यालयों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होती है। बहुत खूब। तो ये तो हुई भाषाओं यानी आत्मा की बात। अब बात करते हैं शरीर की, यानी लिपि की, स्क्रिप्ट की। सही। वो कला, वो निशानियां जिनके जरिए इन भाषाओं को कागज, पत्थर या ताड़ के पत्तों पर जिंदा रखा गया। भारत में लिपियों का इतिहास बहुत पुराना और रहस्यमयी है। सबसे पहली ज्ञात लिपि है सिंधु लिपि, इंडस स्क्रिप्ट। सिंधु घाटी सभ्यता वाली। जी, हमें हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर ये लिपि खुदी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहेली ये है कि यह आज तक अपठित है, अनडिसाइफर्ड है। हम नहीं जानते कि उन मोहरों पर क्या लिखा है। बिल्कुल। सोचिए, एक पूरी सभ्यता हमसे कुछ कहना चाह रही है और हम उसे सुन नहीं पा रहे। खैर, सिंधु लिपि के बाद जिस लिपि ने पूरे भारत पर अपनी छाप छोड़ी वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी लिपि, इसे हम भारत की मातृ लिपि, मदर स्क्रिप्ट कह सकते हैं, क्योंकि भारत की ज्यादातर आधुनिक लिपियां इसी माँ से जन्मी है। एकदम सही। सम्राट अशोक के ज्यादातर शिलालेख 250 से 232 ईसा पूर्व के ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। और इसकी एक खास पहचान है कि ये बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम आज देवनागरी या अंग्रेजी लिखते हैं। जी। ब्राह्मी के बाद ही लिपियों का विकास रुका नहीं। जैसे एक माँ के कई बच्चे होते हैं, वैसे ही ब्राह्मी से कई लिपियों ने जन्म लिया। बिल्कुल। ब्राह्मी से ही गुप्त काल में गुप्त लिपि, गुप्ता स्क्रिप्ट का विकास हुआ। गुप्त लिपि, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। आगे चलकर इसी गुप्त लिपि से हमारी देवनागरी और कश्मीर की शारदा जैसी लिपियों का जन्म हुआ। और उसी दौर में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक और लिपि बहुत प्रचलित थी, जो ब्राह्मी से बिल्कुल अलग थी। वो थी खरोष्टी लिपि। खरोष्टी? यह मुख्य रूप से गांधार क्षेत्र यानी आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 3री सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसवी तक प्रचलित थी। और इसकी विशेषता? इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, उर्दू की तरह। अच्छा। और इसे पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ये नाम इतिहास में अमर है। अब अगर हम दक्षिण भारत की ओर चलें तो वहां भी ब्राह्मी ने ही रास्ता दिखाया। जी। लेकिन वहां लिपियों के विकास के 2 अलग-अलग रास्ते दिखाई देते हैं। हाँ, एक रास्ता था तमिल ब्राह्मी से, जिससे आगे चल के वट्टेलित्तु लिपि बनी और फिर उसी से आधुनिक तमिल लिपि का विकास हुआ। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता भी ब्राह्मी से ही निकला। ब्राह्मी से कदम्बी लिपि, कदम्ब स्क्रिप्ट विकसित हुई और फिर उसी से कन्नड़ तेलुगु लिपि का जन्म हुआ। कदम्ब लिपि? जी। यहाँ याद रखने वाला तथ्य ये है कि कदम्बी लिपि का संबंध
चौथी से छठी सदी के कदंब राजवंश, कदंब डायनेस्टी से है। मध्यकाल में आकर ये लिपियां और भी क्षेत्रीय रूप लेने लगी, जैसे तमिलनाडु में ग्रंथ लिपि। इसका क्या महत्व है? ग्रंथ लिपि का विकास तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ। इसका उपयोग संस्कृत और मणिप्रवलम लिखने के लिए होता था, मणिप्रवलम। जो तमिल और संस्कृत का मिश्रण है। यही ग्रंथ लिपि आगे चलकर मलयालम लिपि की जनक बनी। और उत्तर में कश्मीर की वादियों में भी एक खास लिपि जन्मी, जिसका नाम भी बहुत सुंदर है, शारदा लिपि। जी, शारदा लिपि, सराडा। इसका विकास 8वीं सदी में कश्मीर में हुआ और इसका उपयोग संस्कृत और कश्मीरी भाषा लिखने के लिए किया जाता था। ये तो बहुत दिलचस्प है। मुझे हमेशा लगता था कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार बिल्कुल नए सिरे से हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। शारदा लिपि से ही गुरुमुखी लिपि का विकास हुआ है। अच्छा। इसे सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी ने 16वीं शताब्दी में मानकीकृत किया, स्टैंडर्डाइज्ड किया। सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब इसी गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। तो ये शारदा की ही एक विकसित बेटी है? क्या बात है। और अब आते हैं आधुनिक लिपियों पर, जिनसे हमारा आज सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है। खासतौर पर देवनागरी से। हाँ। इसमें सबसे प्रमुख है देवनागरी। देवनागरी ये बाएं से दाएं लिखी जाती है और आज 120 से ज्यादा भाषाओं 120 जी, जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत को लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। ये भारत की सबसे स्वीकृत लेखन प्रणाली है, मोस्ट अडॉप्टेड राइटिंग सिस्टम। देवनागरी के अलावा एक और लिपि है जो बहुत प्रचलित है, खासतौर पर उसकी लिखने की दिशा की वजह से। वो है उर्दू लिपि। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है और इसका मूल फारसी अरबी है, पर्शियन अरेबिक ओरिजिन, जिसका विकास भारत में 13वीं सदी के आसपास हुआ। यहाँ एक नोट करने वाली बात है जी। जब पंजाबी भाषा को लिखने के लिए उर्दू लिपि का इस्तेमाल होता है तो उसे शाहमुखी कहते हैं। शाहमुखी। और एक लिपि जो खास तौर पर प्रशासन के काम आती थी, मुझे लगता है उसे तेजी से लिखने के लिए बनाया गया होगा। आप सही सोच रहे हैं, वो थी मोदी लिपि। मोदी स्क्रिप्ट। ये मराठी भाषा के लिए एक घसीट लिपि थी, कर्सिव स्क्रिप्ट। अच्छा। जिसका इस्तेमाल मराठा प्रशासन में तेजी से दस्तावेज लिखने और पढ़ने के लिए होता था, ताकि काम जल्दी हो। बहुत खूब। भाषाओं के परिवारों से लेकर लिपियों की गलियों तक का ये सफर वाकई शानदार था। अब समय है एक रैपिड फायर रिवीजन का, ताकि ये सारे तथ्य हमारे दिमाग में पक्के हो जाएं। मैं तैयार हूँ। सबसे पुराना भाषा समूह वैदिक युग से जुड़ा हुआ। संस्कृत प्राचीन इंडो आर्यन, उत्तर भारत में पाए जाने वाली एक द्रविड़ भाषा। ब्राहुई बलूचिस्तान में। प्राचीन ग्रंथों में जनजातियों के लिए प्रयुक्त नाम। किरात सिनो तिब्बती के लिए और निषाद ऑस्ट्रिक के लिए। भारत की मातृलिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त। विदेशी मूल की लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी गांधार में और उर्दू। सिख परंपरा से जुड़ी लिपि जिसे गुरु अंगद ने मानकीकृत किया। गुरुमुखी जो शारदा लिपि से विकसित हुई। और मराठा प्रशासन में प्रयुक्त घसीट शैली की लिपि। मोदी लिपि मराठी भाषा के लिए। शानदार। तो ये थी भारत की भाषाओं और लिपियों की कहानी। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। नमस्ते दोस्तों। भारतीय कला एवं संस्कृति मतलब इंडियन आर्ट एंड कल्चर के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, एक बहुत ही विशाल और दिलचस्प विषय। बिल्कुल। सोचकर देखिए, एक ऐसा समय था जब ज्ञान कागज पर नहीं बल्कि गुरु के मुख से सीधे शिष्य के कानों तक पहुंचता था। एक पूरी तरह से मौखिक परंपरा, श्रुति मतलब जो सुना गया। हाँ, श्रुति से लेकर स्मृति तक मतलब जो याद किया गया, और फिर दरबारों के संस्कृत से लेकर आम लोगों की भाषाओं तक। पाली और प्राकृत। जी, भारतीय साहित्य की कहानी असल में ज्ञान के प्रवाह की कहानी है। और आज की हमारी चर्चा इसी अद्भुत सफर पर होगी। हम वैदिक साहित्य के विशाल पिरामिड से शुरू करेंगे, पुराणों की कहानियों में गोता लगाएंगे और कालिदास के नाटकों का रस भी लेंगे। और साथ ही जैन और बौद्ध साहित्य की दुनिया को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले वैदिक साहित्य की संरचना को समझते हैं। मुझे लगता है इसे एक पिरामिड की तरह देखना सबसे आसान है। हाँ, एक विशाल पिरामिड जिसकी नींव हमारे 4 वेद हैं। सबसे नीचे वेद, ज्ञान का मूल। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो इन वेदों के मंत्रों और यज्ञों की एक तरह से हाउ टू गाइड हैं। जी, कर्मकांड की विधि। उसके ऊपर है आरण्यक,
मतलब वो ज्ञान जो जंगलों की शांति में ऋषियों के चिंतन से उपजा। और पिरामिड के शिखर पर उपनिषद, जहां कर्मकांड से ऊपर उठकर आत्मा, ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्यों पर सीधी बात होती है। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये यज्ञ से ज्ञान तक की एक सीढ़ी है। बिल्कुल। और इस पिरामिड को समझने के लिए दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ना? जी। पहला है श्रुति, जिसका अर्थ है सुना गया। ये वो ज्ञान है जिसे दैवीय माना जाता है, जिसे ऋषियों ने अनुभव किया था। लिखना नहीं था। जी, लिखा नहीं था। वेद श्रुति का हिस्सा है। और दूसरा शब्द? दूसरा है स्मृति, जिसका अर्थ है याद किया हुआ। इसमें वो ग्रंथ आते हैं जो इंसानों द्वारा रचे गए और याद रखे गए। जैसे धर्मशास्त्र और पुराण। बिल्कुल। श्रुति को अपरिवर्तनीय मानते हैं, जबकि स्मृति समय के साथ बदल सकती है। वाह, क्या बढ़िया तरीके से समझाया। तो अब आते हैं पिरामिड की नींव, यानी चारों वेदों पर। सबसे पहले ऋग्वेद से शुरू करते हैं। हाँ, ऋग्वेद। ये सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे हमारे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग, जिसके पास ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना होता है। बिल्कुल। इसमें इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं की स्तुति में मंत्र हैं। जी। और यहाँ कुछ तथ्य ध्यान देने योग्य हैं। ऋग्वेद मतलब ऋग्वेदा, इसका संकलन काल लगभग 1200 से 900 ईसा पूर्व माना जाता है। अच्छा। और इसका मुख्य विषय है सांसारिक समृद्धि और प्राकृतिक शक्तियों की प्रशंसा। दिलचस्प बात यह है कि इसमें इंद्र को सबसे प्रमुख देवता के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें पुरंदर भी कहा गया है। हाँ, किलों को तोड़ने वाला। अगर ऋग्वेद शब्द है तो सामवेद वो उन शब्दों में डाला गया संगीत है। सही कहा। सामन का मतलब ही है धुन। तो ये एक तरह से ऋग्वेद के मंत्रों की एक म्यूजिकल एल्बम हुई। बिल्कुल। यज्ञ के समय इन मंत्रों को गाया जाता था। और शायद यहीं से हमारे शास्त्रीय संगीत की शुरुआत होती है। आप बिल्कुल सही हैं। सामवेद को बुक ऑफ चांट्स भी कहा जाता है। और इसमें हजारों राग रागनियों का उल्लेख है। कमाल है। जो दिखाता है कि उस समय संगीत कितना विकसित था। इसके बाद आता है यजुर्वेद। जी, यजुर्वेदा। इसका तो नाम ही सब बता देता है। यजुष का मतलब है यज्ञ। तो ये सीधी सीधी यज्ञ की एक रूल बुक है। हाँ, कि कौन सा हवन कैसे होगा, किस मंत्र का उच्चारण कब होगा, वो सारी प्रक्रिया इसमें है। और फिर है अथर्ववेद। ये बाकी तीनों से बहुत अलग है ना? ये आम आदमी का वेद है। बिल्कुल। इसमें बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की बातें हैं। जैसे रोगों का इलाज, घर बनाने के नियम, और वो चीजें भी हैं जिसे हम आज की भाषा में जादू टोना या टोटके कहते हैं। अच्छा, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं, क्यों? जी। और ये भी जानना रोचक है कि इसके समय के साथ कई संस्करण बने, जो दिखाता है कि ये ज्ञान एक जीवित परंपरा थी, जिसे अलग अलग गुरु अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। बिल्कुल। तो वेदों के बाद अब हम पिरामिड में थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, आरण्यक और उपनिषद की ओर। जी, ये वो दौर है जब कहानी कर्मकांड से ज्ञान की ओर मुड़ती है। आरण्यक मतलब फॉरेस्ट बुक्स। ये ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञ और उपनिषदों के शुद्ध दर्शन के बीच एक पुल की तरह है। इनका अध्ययन खास तौर पर वनों में होता था। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले लोग करते थे। जी बिल्कुल। यहाँ यज्ञ क्यों करें, इस पर चिंतन शुरू हो जाता है। आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है? इन सवालों की शुरुआत यहीं से होती है। हाँ। और अब हम पहुंचते हैं ज्ञान के शिखर पर, उपनिषद। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। तो वेदांत का मतलब क्या है? क्या ये वेदों को समाप्त करता है? यही मेरा सवाल था। या ये उसके असली मतलब को उजागर करता है? बहुत अच्छा सवाल है। अंत का मतलब यहाँ द एंड नहीं, बल्कि द अल्टीमेट गोल या एसेंस है, सार। अच्छा, मतलब वेदों का सार। जी। ये वेदों के कर्मकांड से निकलकर उसके ज्ञान के सार तक पहुंचना है। उपनिषद सवाल पूछते हैं, जैसे ये दुनिया किसने बनाई? मैं कौन हूँ? आत्मा और परमात्मा में क्या रिश्ता है? यहाँ ज्ञान को मोक्ष का रास्ता बताया गया है, कर्मकांड को नहीं। इसीलिए उपनिषदों को भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत माना जाता है। बिल्कुल। वैदिक काल के इस गहरे चिंतन के बाद साहित्य का एक नया दौर शुरू हुआ, जो वेदों की मुश्किल संस्कृत से निकलकर आम लोगों के ज्यादा करीब आया। ये थे पुराण। अगर वेद और उपनिषद किसी यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक जैसे हैं, तो पुराण हमारी दादी नानी की कहानियों की किताब जैसे हैं। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। पुराणों का संकलन मुख्य रूप से गुप्त काल मतलब गुप्ता पीरियड के दौरान हुआ। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य वेदों के जटिल ज्ञान को दृष्टांतों मतलब पैराबल्स और नीति कथाओं फेबल्स के जरिए सरल बनाना था, ताकि वो आम लोगों तक पहुंच सके। जी।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पुराणों ने धर्म को एलीट क्लास की संस्कृत की दुनिया से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया? बिल्कुल। क्या इसी वजह से आज भी राम, कृष्ण और शिव घर घर में पूजे जाते हैं, जबकि वैदिक देवता इंद्र या वरुण की पूजा उस तरह से नहीं होती? आपने एकदम सही पकड़ा। पुराणों ने ही अवतारवाद की अवधारणा को मजबूत किया। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति को केंद्र में स्थापित किया। जी, और मूर्ति पूजा का आधार भी यहीं से मजबूत हुआ। इन्होंने धर्म को एक भावनात्मक और भक्तिपूर्ण रूप दिया। जो आज भी भारतीय समाज का आधार है। बिल्कुल। पुराणों ने कहानियों के जरिए समाज को एक नैतिक आधार दिया, और जब समाज में स्थिरता आई तो कला और सौंदर्य को भी पंख लगे। और इसी माहौल में जन्म हुआ संस्कृत के स्वर्ण युग का। जहां कालिदास जैसे कवियों ने भाषा को सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि सौंदर्य और रस का माध्यम बनाया। जी, और यहाँ हम शास्त्रीय संस्कृत साहित्य मतलब क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के कुछ अनमोल रत्नों की बात करते हैं। नाटक के क्षेत्र में तो सबसे बड़ा नाम महाकवि कालिदास का ही है। हाँ, उनके 3 नाटक अमर हैं, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। और कालिदास की खासियत ये थी कि उन्होंने पहली बार इंसानी भावनाओं को, प्रेम, ईर्ष्या, विरह, इन सबको शाही भव्यता के साथ मंच पर उतारा। अभिज्ञान शाकुंतलम सिर्फ एक राजा और एक युवती की कहानी नहीं है। ये प्रकृति, कर्तव्य और मानवीय भूल का एक जीवंत दस्तावेज है। और यही चीज उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाती है। कालिदास के अलावा भी तो कई महान नाटककार हुए। बिल्कुल, जैसे शूद्रक का मृच्छकटिकम, जिसका मतलब है मिट्टी की गाड़ी। ये नाटक मेरा पसंदीदा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसका हीरो कोई राजा नहीं बल्कि एक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। और भवभूति का उत्तर रामचरितम भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ नाटक ही नहीं, काव्य यानी पोएट्री में भी कमाल का काम हुआ, और यहाँ भी कालिदास सबसे आगे थे। बिल्कुल, कालिदास ने कुमार संभव और रघुवंश जैसे महाकाव्य लिखे, तो मेघदूत जैसा अद्भुत खंड काव्य भी रचा। मेघदूत तो अद्भुत है। उनके अलावा जयदेव का गीत गोविंद राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, और भारवी का किरातार्जुनियम अर्जुन और शिव के युद्ध पर आधारित है। ये तो हुई धर्म, दर्शन और कहानियों की बात। लेकिन एक मिनट, मतलब जिस समय यूरोप में डार्क एजेस की बात होती है, जी, उस समय भारत में सर्जरी, खगोल विज्ञान और गणित पर इतने उन्नत ग्रंथ लिखे जा रहे थे। ये बिल्कुल सच है। ये कमाल की बात है। भारतीय साहित्य सिर्फ कला तक सीमित नहीं था। नहीं, विज्ञान की हर शाखा में यहाँ काम हुआ। जैसे राजनीति में। राजनीति मतलब पॉलिटी में कौटिल्य तक अर्थशास्त्र आज भी प्रासंगिक है। और गणित? गणित और खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय, जिसमें उन्होंने शून्य और पाए के मान की बात की, और वराह मिहिर का पंच सिद्धांत का मील के पत्थर हैं। और चिकित्सा? चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता तो ज्ञान के भंडार हैं। सुश्रुत को तो फादर ऑफ सर्जरी। जी, शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। और इतिहास के बारे में? इतिहास, हिस्ट्री की बात करें तो कल्हण की राज तरंगिणी, जो कश्मीर का विस्तृत इतिहास बताती है, एक अद्भुत ग्रंथ है। वाह, मतलब ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं थी जिसे छुआ ना गया हो। सही कहा। अच्छा, अब तक हमने ज्यादातर संस्कृत साहित्य की बात की जो राज दरबारों और विद्वानों की भाषा थी। जी, लेकिन जिस समय कालिदास संस्कृत में लिख रहे थे, उसी समय एक और साहित्यिक क्रांति हो रही थी। राजमहलों से दूर आम लोगों के बीच। हाँ, पाली और प्राकृत जैसी लोक भाषाओं की क्रांति। तो एकदम सही, बौद्ध और जैन धर्म ने अपने संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इन्हीं लोक भाषाओं को अपनाया। तो पहले जैन साहित्य की बात करें। हाँ, जैन साहित्य, जैन लिटरेचर, जो मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखा गया। इनके पवित्र ग्रंथों को आगम कहा जाता है, जिनमें महावीर के उपदेश हैं। जी, महावीर के उपदेश संकलित हैं। इनमें अंग, उपांग और परिक्रम जैसे कई ग्रंथ शामिल हैं। और बौद्ध साहित्य, मैंने त्रिपिटक के बारे में सुना है। ये 3 टोकरियां क्या हैं? त्रिपिटक, त्रिपिटाका का मतलब ही है ज्ञान की 3 टोकरियां, और ये पाली भाषा में है। तो पहली टोकरी? पहली है विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम कानून है, एक तरह की कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है। और दूसरी? दूसरी है सुत्त पिटक। इसमें बुद्ध के उपदेश और संवाद हैं। ये धम्म यानी उनके धर्म का सार है। और तीसरी टोकरी अभिधम्म पिटक? जी, इसमें बौद्ध दर्शन को गहराई से समझाया गया है। ये बौद्ध फिलॉसफी पर एक डीप डाइव है। इनके अलावा
जातक कथाएं भी तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, जातक कथाएं, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की लगभग 550 कहानियां हैं। और एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, जी। जिसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच एक शानदार दार्शनिक बहस है। वाह। तो आज हमने भारतीय साहित्य के विशाल सागर में वैदिक काल से लेकर शास्त्रीय युग और फिर लोक भाषाओं तक की एक लंबी यात्रा की है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा कैनवस हमने कवर किया है। अब समय है एक रैपिड फायर रिवीजन का, बिल्कुल। ताकि सभी महत्वपूर्ण बिंदु याद रहें। बिल्कुल तैयार। मैं एक धारा का नाम लूंगी और आप उसकी खासियत बताएंगे। ठीक है। वैदिक साहित्य, भाषा संस्कृत, जहाँ ज्ञान, यज्ञ और दर्शन का संगम था। खासकर उपनिषदों में, और जब यही ज्ञान कहानियों के रूप में आम लोगों तक पहुंचा, तो वो बने पुराण जिन्होंने धर्म को भक्ति और अवतारवाद का रूप दिया। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य, भाषा बीवी संस्कृत, पर विषय अब नाटक और काव्य हो गए, जहां कालिदास जैसे रचनाकारों ने मानवीय भावना और सौंदर्य को मंच पर उतारा। और आखिर में जैन और बौद्ध साहित्य। यहाँ भाषा बदली, प्राकृत और पाली जैसी लोक भाषाओं में अहिंसा, नैतिकता और धम्म का संदेश दिया गया, ताकि वो हर किसी तक पहुंच सके। शानदार। आज हमने भारतीय साहित्य के विशाल सागर में वैदिक काल से लेकर शास्त्रीय युग तक की एक यात्रा की। हमने देखा कि कैसे ज्ञान श्रुति से स्मृति बना, और फिर संस्कृत के ऊंचे आसन से उतरकर प्राकृत और पाली जैसी लोक भाषाओं में आम इंसान की आवाज बना। बिल्कुल। आज की चर्चा से कुछ मुख्य बातें याद रखनी हैं। जैसे कि श्रुति और स्मृति का बुनियादी अंतर, जी, और चारों वेदों के अलग अलग विषय, उपनिषदों का गहरा दार्शनिक महत्व, जिसने कर्म कांड पर ज्ञान को वरीयता दी, और कालिदास जैसे महान रचनाकारों का योगदान, जिन्होंने साहित्य को सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि रस और आनंद का माध्यम भी बनाया। एकदम सही। इस टॉपिक से इतना ही, धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नमस्ते दोस्तों, भारत की कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम भारतीय साहित्य के अद्भुत सफर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सोचिए, हजारों साल पहले लिखे गए प्रेम के दोहों से लेकर आजादी की लड़ाई में जोश भरने वाली कविताओं तक, साहित्य वो एक आईना है जिसने हमारे समाज के हर रंग को, हर बदलाव को संजो कर रखा है। आज हम इसी आईने में झांकेंगे। तो हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है? शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत से, संगम काल से। ये तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन, सबसे सुनहरा दौर माना जाता है। बिल्कुल, और परीक्षा के लिए इसका समय याद रखना बहुत जरूरी है। संगम काल मतलब मोटे तौर पर 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। अच्छा, 300 बीसी से 300 एडी। तो इस साहित्य में खास क्या था? मतलब किस बारे में लिखा जाता था? इसे समझने के लिए उन्होंने साहित्य को दो बड़े हिस्सों में बांटा था। दो हिस्से? हाँ, अहम और पुरम। अहम और पुरम, ये सुनने में तो काफी भारी शब्द लगते हैं, पर इनका मतलब बहुत सरल है। देखिए, अहम का मतलब है अंदरूनी, मतलब दिल की बात, प्रेम, निजी रिश्ते, भावनाएं। अच्छा, तो जैसे किसी की पर्सनल डायरी हो। बिल्कुल सही। और पुरम का मतलब है बाहरी, यानी दुनियादारी, समाज, युद्ध, वीरता, रीति रिवाज। मतलब उस जमाने के अखबार की सुर्खियां। एकदम। और ये कोई छोटी मोटी शायरी नहीं थी। इन रचनाओं में लगभग 30,000 पंक्तियां हैं। 30,000? कमाल है। और इसके जो मुख्य संग्रह हैं, उनमें से एक है एट्टू तुकोकाय, जिसमें 8 संकलन हैं। फिर इसके 2 उपसमूह भी हैं, पटनेरियन केलकनक्को और पट्टुपाटू। तो ये जो पूरा साहित्य था, इसे संकलित कैसे किया गया? इसे 3 महान सभाओं में संकलित किया गया, जिन्हें हम संगम सभाएं कहते हैं। और इन सभाओं को कोई सपोर्ट करता था? मतलब कोई राजा महाराजा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन तीनों सभाओं के संरक्षक थे पांड्य राजा। पांडे राजा, ओके। जो पहली संगम सभा थी वो मदुरै में हुई और अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्य। इसका कोई भी ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। अच्छा, वो सब समय के साथ खो गया। हाँ, फिर हुई दूसरी संगम कपाटपुरम में। यहाँ से हमें एकमात्र ग्रंथ मिलता है जो कि एक खजाना है। कौन सा? तोलकाप्यम। तोलकाप्यम, ये तो व्याकरण का ग्रंथ है ना? हाँ, ये एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसे तोलकाप्पियर ने लिखा था। लेकिन ये सिर्फ व्याकरण नहीं है, ये उस युग की कविता और समाज को समझने की एक चाबी है। और आज हम जो ज्यादातर संगम साहित्य पढ़ते हैं, वो तीसरी संगम की देन है, जो फिर से मदुराई में हुई थी और जिसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। तो तोलकाप्यम के बाद क्या कहानी आगे बढ़ी? महाकाव्यों का दौर आया? बिल्कुल।
अब छोटी कविताओं से हटकर लंबी कहानियों का जमाना आया। तमिल साहित्य में 5 महान महाकाव्य गिने जाते हैं। 5? परीक्षा के लिए तो लेखक और पुस्तक का मिलान बहुत जरूरी होगा। बहुत ज्यादा। जैसे शिलप्पाधिकारम, इसके लेखक थे इलांगो आदिगल। शिलप्पाधिकारम, इलांगो आदिगल। फिर मणिमेखलाई, जिसके लेखक थे सीतलाय सत्तनार। जीवक चिंतामणि, जिसे लिखा तिरुतक्कतेवर ने। ओके। और फिर कुंडलकेसी, जिसके लेखक नागकुथनार थे, और वलयापथी, जिसके लेखक का नाम हमें पता नहीं है। इन महाकाव्यों में कोई खास बात, मतलब कोई कॉमन थीम? एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इनमें हमें जैन और बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव दिखता है। अच्छा, तो ये तो हुई तमिल साहित्य की बात। अब तमिल से आगे बढ़कर कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, वहां क्या हो रहा था? कन्नड़ साहित्य पर भी हमें जैन धर्म का गहरा प्रभाव दिखता है, और इसके शुरुआती संरक्षक थे राष्ट्रकूट वंश के राजा। राष्ट्रकूट। और कन्नड़ साहित्य में रत्नत्रय यानी द 3 जेम्स बहुत प्रसिद्ध है। रत्नत्रय मतलब 3 रत्न। हाँ, 3 महान कवि, पंपा, पोन्ना और रन्ना। पंपा, पुन्ना, रन्ना, ये नाम याद रखने होंगे। और एक और ग्रंथ है कविराज मार्ग। ये कन्नड़ का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे खुद राजा नृपतुंग अमोघ वर्ष प्रथम ने लिखा था। वाह। अब चलते हैं तेलुगु साहित्य की तरफ। इसका स्वर्ण युग कब आया? विजयनगर साम्राज्य के समय, खास तौर पर राजा कृष्णदेवराय के काल में। कृष्णदेवराय, वो तो खुद एक महान कवि थे ना? बिल्कुल। उन्होंने खुद अमुक्तमाल्यदा की रचना की और उनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। अष्टदिग्गज, जैसे कन्नड़ में रत्नत्रय थे, वैसे तेलुगु में 8 महान कवि। एकदम सही, 8 महान कवि, जिनमें सबसे प्रमुख थे अल्लासनी पेद्दना, जिनकी रचना है मनुचरितम। और तेलुगु के आदि कवि? वो थे नन्नय, 11वीं सदी में। ठीक है। और मलयालम साहित्य? मलयालम साहित्य की उत्पत्ति भी लगभग 11वीं शताब्दी में हुई। इसके शुरुआती कामों में कोक्सनदिसन और भाषा कौटिल्य आते हैं। और बाद में 13वीं सदी में चिरामन ने रामचरितम की रचना की। लेकिन मलयालम साहित्य के जो जनक माने जाते हैं वो है एजुथाचन, जो भक्ति आंदोलन के एक बड़े समर्थक थे। तो अब तक हमने दक्षिण की बात की, अब मध्यकाल में चलते हैं, जब उत्तर भारत में सल्तनत और मुगलों का दौर था। तब साहित्य में क्या बदलाव आया? अब एक नया रंग घुल रहा था, फारसी भाषा का। ये दरबार की भाषा बन गई। तो जाहिर है रचनाएं भी इसी में हुई होंगी। बिल्कुल। अमीर खुसरो का नाम तो सबने सुना है, उनका दीवान, फिर जयाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही, और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। हाँ, पद्मावत। और मुगल काल की आत्मकथाओं पर तो अक्सर सवाल बनते हैं, खासकर उनकी भाषा पर। जैसे बाबर की आत्मकथा। तुजु के बाबरी, वो किस भाषा में थी? फारसी में। नहीं, यही तो बात है, वो तुर्की भाषा में थी। अच्छा। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ। लेकिन जहांगीर ने अपनी तुजु के जहांगीरी फारसी में लिखी, और अबुल फजल की अकबरनामा भी फारसी में ही थी। और इसी दौर में एक नई जुबान का भी जन्म हुआ, उर्दू। सही कहा। उर्दू एक तरह से मिली जुली, मतलब खिचड़ी भाषा है। खिचड़ी मतलब इसका व्याकरण तो हिंदी का है, पर इसकी लिपि और रूप फारसी का है। ये भारत की गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है। और आधुनिक काल में इकबाल का नाम बहुत बड़ा है। बहुत। उनकी रचना है बांगे दरा, और उनका तराना सारे जहां से अच्छा, वो तो आज भी अमर है। तो मध्यकाल के बाद धीरे धीरे संस्कृत और फारसी का प्रभाव कम हुआ होगा और क्षेत्रीय भाषाएं आगे आई होंगी। बिल्कुल, अब क्षेत्रीय भाषाओं का उदय हुआ। चलिए कुछ प्रमुख क्षेत्रीय साहित्यों पर नजर डालते हैं। जैसे मराठी। मराठी में संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, और आधुनिक काल में बाल गंगाधर तिलक का अखबार केसरी। राजस्थानी। मैंने डिंगल और पिंगल के बारे में सुना है। हाँ, ये लेखन की शैलियां हैं। और प्रसिद्ध ग्रंथ है ढोला मारू, और कवियत्री तो मीराबाई हैं। गुजराती में नरसिंह मेहता, जो कृष्ण भक्ति के गीतों के लिए जाने जाते हैं, और के मुंशी की पृथ्वी वल्लभ। अच्छा। और असमिया साहित्य, उसमें कुछ अलग था क्या? बहुत ही अलग और महत्वपूर्ण। असमिया में शंकर देव थे, जो भक्ति कविताएं लिखते थे, लेकिन सबसे जरूरी है बुरंजी। बुरंजी? ये क्या है? ये अहोम साम्राज्य के दरबारी इतिहास थे, मतलब कोर्ट क्रॉनिकल्स। वाह। और पंजाबी साहित्य, इसकी 2 लिपियां हैं, फारसी और गुरमुखी। पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, और प्रेम महाकाव्य हीर रांझा, जिसे वारिस शाह ने लिखा। और कश्मीरी? कल्हण की राजतरंगिणी, जो संस्कृत में है, और कवेत्री ललदेद। और फिर आया आधुनिक काल, जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ साहित्य एक हथियार बन गया। सही कहा।
इस दौर में बंगाली और हिंदी साहित्य ने तो क्रांति ही ला दी। बंगाली में तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, और जाहिर है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। बिल्कुल। वहीं हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अंधेर नगरी, स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश और फिर मुंशी प्रेमचंद, निराला, दिनकर जैसे महान लेखक आए। तो चलिए इस पूरे सफर को जल्दी से दोहराते हैं, एक रैपिड फायर रिवीजन। मैं योगिया क्षेत्र का नाम लूंगा और आप मुख्य कार्य या विशेषता बताइएगा। ठीक है। संगम, तोल्काप्पियम, शिलापदिकारम, व्याकरण और महाकाव्य। तेलुगु, अमुक्तमाल्यदा, कृष्णदेवराय, विजयनदा का स्वर्ण युग। कन्नड़, पंपा, पुन्ना, रन्ना, रत्नत्रय, द थ्री जेम्स। मध्यकालीन, तुजु के बाबरी, पद्मावत, फारसी प्रभाव और आत्मकथाएं। असमिया, बुरंजी, दरबारी ऐतिहासिक दस्तावेज। आधुनिक, गीतांजलि, टैगोर, नोबेल पुरस्कार और राष्ट्रवाद। शानदार। तो कह सकते हैं कि साहित्य का विकास हुआ धार्मिक से दरबारी और फिर राष्ट्रवादी। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद।